जय हिंद दोस्तों, श्याम एकेडमी आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हिंदी वर्णमाला को लेकर आए। इसके पहले हिंदी का परिचय पार्ट एक डाल चुके हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट है, हिंदी का परिचय हम कर चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 2 है, जिसका पार्ट फर्स्ट है वर्णमाला का परिचय। वर्णमाला का परिचय जो कि ये बहुत लंबा पार्ट है, जिसको हमने 2 भागों में विभाजित किया हुआ है, भाग 1 और भाग 2। शुरू करते हैं। जिन्होंने पुराने लेक्चर नहीं देखे हो वो जाकर देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता ही है क्या करना है। हिंदी व्याकरण वर्णमाला, इस लेक्चर को पहले तो यह बात कहूँगा मैं आपसे कि इस लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी चीज़ छूटेगी नहीं। क्योंकि अगर हम एक ही लेक्चर में से कंप्लीट करते कम से कम 1.5 से 2 घंटे में चले जाता। तो इसे हमने 2 भाग में विभाजित किया हुआ है, जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा टोटल। एक भी चीज़ ना छोड़े। हिंदी व्याकरण के वर्णमाला में हम शुरू करते हैं। वर्ण, भाषा की वह छोटी छोटी इकाई जिसे खंडित न किया जा सके, वह कहलाती है वर्ण। हमारी जो डेली रूटीन की जो भाषा होती है उसके अंतर्गत मैंने इसमें समझाने के लिए आपको बताया है, और इसी प्रकार से हिंदी में आपको डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। ध्यान सुनिएगा। वर्ण भाषा की वह छोटी छोटी इकाई है जिसे खंडित ना किया जा सके। अब जो वर्ण होते हैं, मान लीजिए क, इस क को खंडित किया जा सकता है क्या? इस क को खंडित नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर इसके आगे कमल होता तो ये खंड हो जाते थे, क, म और ल। ठीक है, तो भाषा की वह छोटी छोटी इकाई जिसे खंडित ना किया जा सके वह कहलाती है वर्ण। और अगर पूछ लिया जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि में, श्रव्य में, अगर श्रव्य में बोली जाए तो आंसर आएगा ध्वनि। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या होगी तो होगी वर्ण। इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं वर्ण। राम शब्द जो है, राम शब्द है, राम को अगर टुकड़े किए जाए वर्णों में, राम जो शब्द है अगर इसको हम विस्तारित रूप से या विभाजित किए जाए तो एक होता है र, अ, म और अ। इसकी संख्या वर्णों में होती है 4, क्योंकि र अगर बोलते हैं तो इसके साथ अ, क्योंकि र होता है व्यंजन, और व्यंजन की डेफिनेशन हमें पता है। क्या पता है? कि वह ऐसे वर्ण या ऐसे व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वह कहलाते हैं वर्ण। तो र के साथ स्वर की सहायता से र में स्वर होता है अ, और म में स्वर होता है अ। अगर इन चारों को देखें तो राम को विभाजित करने पर इसकी संख्या होती है 4। और अगर अक्षर में देखें तो एक रा और एक म, ऐसे मिलाकर 2 अक्षर होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला की डेफिनेशन क्या है? अगर पूछ ली जाए कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों का व्यवस्थित क्रम कैसे? अ के बाद आ ही आएगा, ऐसा तो नहीं है कि अ के बाद डायरेक्ट ई आ जाए या ऊ आ जाए। तो वर्णों के जो व्यवस्थित क्रम होता है कि अ के बाद आ के बाद ई के बाद ई, बड़ी ई, फिर बड़ी ई के बाद छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ। इस प्रकार से जो चलता है, जो क्रम वर्णों का जो क्रम चलता है, इसे कहते हैं वर्णमाला। ठीक इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। तो और भाषा के श्रव्य इकाई होती है ध्वनि। जैसे मैंने बताया था कि अगर पूछ ले कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है तो बता देंगे हम वर्ण है। लेकिन भाषा की सबसे छोटी श्रव्य ध्वनि क्या है, तो श्रव्य ध्वनि में हम बताएंगे ध्वनि। श्रव्य इकाई पूछे तो हम श्रव्य इकाई में बताएंगे ध्वनि। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आया कि वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं, कितने संयुक्त स्वर होते हैं, कितने उच्छिष्ट होते हैं, कितने अनुस्वार होते हैं। ये सब चीजें आज हम देखेंगे और बड़ी डिटेल से देखेंगे। बने रहिए। व्यंजन 33 और 11 स्वर होते हैं। हम स्वर की डेफिनेशन देख ले। स्वर की डेफिनेशन कई बार आती है और हमारे लिए जानना भी जरूरी है कि स्वर भाषा के वहाँ वर्ण, भाषा के वह वर्ण, ये वह नहीं है, ये वह है। भाषा के वह वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं या स्वतंत्र होते हैं। देखिए अ और आ, ये सब किसी भी प्रकार से, किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं लेते अपने साथ, ये स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे अ तो खुद में ही है, स्वतंत्र है,
इसमें किसी प्रकार का मिलाप नहीं हुआ है, किसी भी दूसरे अक्षर या दूसरे वर्ण का मिलाप नहीं हुआ है। इसलिए जो स्वर होते हैं तो भाषा के वह वर्ण जो बिना की सहायता के बोले जाते हैं स्वतंत्र और स्वतंत्र होते हैं, यह स्वर कहलाते हैं। स्वर निम्न प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर की बात की जाए जिन्हें बोलने में कम समय लगता है या छोटी मात्रा वाले वर्ण। अगर डेफिनेशन पूछ ले कि जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे उसे स्वर कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। और अगर इसे याद करने की हम अगर ट्रिक देखें तो जिनमें सिंगल मात्रा होती है या जिनमें एक मात्रा होती है, छोटी मात्रा होती है, छोटी मात्रा कैसे अ के बाद जो छोटी ई बनती है वो किससे बनती है, ई, देखिए ये बन रही है। फिर इसके बाद छोटा ऊ जो होता है वो इस ये वाले ऊ से बनता है, ध्यान रखिएगा। छोटी ई, छोटा ऊ और री। ह्रस्व स्वर में अगर पूछे तो जितनी भी छोटी ई की मात्रा होती है केवल कितनी है, 4 है, अ ई उ और री। इसी प्रकार से हम दीर्घ स्वर कहे, जैसे ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, तो दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। इसे बोलने में अधिक समय लगे या बड़ी मात्रा वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। आ, इसमें मात्रा लगी है, 2 मात्रा लगी है। ई, इसमें बड़ी की मात्रा लगती है ई में। ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा। तो जो इसमें बोलने में अधिक समय लगता है या बड़ी मात्रा वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर। इसी प्रकार से हम आगे ले तो संयुक्त स्वर, 2 स्वरों के, यहाँ पर विशेष तौर पर बात रखने वाली ये है, क्वेश्चन आता है संयुक्त स्वर से, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो वहां पर दिए हुए रहता है कि ऑप्शन में रहेगा 2 स्वरों से मिलकर बने, 2 व्यंजन से मिलकर बने। तो वहां पर हमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं संयुक्त स्वर और 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं संयुक्त व्यंजन। इसी प्रकार से हम देखिए कौन कौन से होते हैं, ये जो स्टार्टिंग का ए है ये बनता है अ और ई से। ये बड़ा ए जो है वो अ और ए से। ओ बनता है अ और बड़ी ई से, और ओ बनता है अ और ओ से। जी मैं जानता हूँ कि ये जो लेक्चर है ये थोड़ा बोरिंग टाइप है, लेकिन यहाँ से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बैठते हैं और अधिकतर ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि ए संयुक्त स्वर किन 2 स्वरों से मिलकर बना है, तो अ और ई से। अ और ई, और इन दोनों का जो मिलाप होता है ना, और इससे जो ए बन रहा है, अ और ई के मिलने से जो ए बन रहा है, इस सब की हम प्रक्रिया जो संधि होती है, जब हम संधि को तोड़ेंगे और संधि के तोड़ने से जब नए शब्द बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सो अभी तो इसे याद रखिए। प्लुत स्वर क्या कहलाता है, जो पुकारने के काम में आते, जो पुकारने में प्रयोग किए जाते, जैसे राम। अगर हम हल्का सा बोले राम तो इसमें इतना जोर नहीं लग रहा है, या हम ये बोले कि जिन शब्दों में बोलने में बार बार आवृत्ति होती है या जो लंबा खिंचाता है, या जिसे जो मान लो कोई दूर व्यक्ति खड़ा है और उसे हम जो चिल्लाकर आवाज देते हैं कि भाई राम, जैसे ओम, तो ओम भी सिंगल नहीं होता है क्योंकि उसमें इस टाइप के जो होते, इसे कहते हैं प्लुत स्वर। इसी प्रकार से अनुस्वार अनुनासिक जो होते हैं जिसका उच्चारण नाक से किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि वह स्वर बताइए या वह वर्ण बताइए जो नाक से बोले जाते, तो नाक से बोले कौन से आते हैं, अनुस्वार। इसे कहते हैं पंचमाक्षर। पंचमाक्षर होते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं और इसे बहुत ही तरीके से मैंने आपको नीचे बताया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बता दूं मैं कि क की लाइन है, क, ख, ग, घ और ये जो अंग, ठीक है। इसी प्रकार च, छ, ज, झ और य, ये जो आखिरी के जो शब्द होते हैं यही कहलाते हैं पंचाक्षर। सीधी सी ट्रिक है, कुछ भी आपको फालतू याद करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हम अगर ले च के बाद किसकी, ट की ले लेते हैं, ट, ठ, ड, ढ, अण। ये भी हो गया क्या, पंचाम अक्षर में। यह मानक भाषा में बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो ड, ढ, ड, ण, ण, इ और म,
ये हमेशा किसमें प्रयोग किए जाते हैं? बिंदी के रूप में। अब कैसे बिंदी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? गंगा, ये आपको ड दिखता होगा, ये ड जो आपको दिख रहा है ये रहा ड, और जब हम इसे इस प्रकार से लिखते हैं तो ये किसमें होगा? बिंदी के रूप में बना हुआ है गंगा। ठीक, ये जो अक्षर होते हैं तो ये किस रूप में, अनुस्वार किस रूप में होते हैं? ऊपर बिंदी के रूप में होते हैं। और कौन कौन से स्वर होते हैं? ड, न, आड़ा, ई और म। ठीक है, इसी प्रकार से अनुनासिक जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, इसमें चंद्र बिंदु लगता है और उच्चारण के समय नाक व मुंह के दबाव से ये शब्द क्या होते हैं? ये वर्ण जो होते हैं बाहर निकलते हैं। जैसे आंख, आंख जैसे ही हम बोलते हैं या चांद बोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे नाक और मुंह में आप महसूस करोगे कि हल्का सा दबाव लगता है, और हल्के से दबाव के कारण ये शब्द निकलते हैं। इसे क्या कहते हैं? आयोगवाह। आयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अम, एक मिनट रुकिए, जस्ट मिनट। आयोगवाह क्या होता है? अम और होता है अह। अगर पूछ ले आयोगवाह वर्णों, आयोगवाह कितने होते हैं? तो आयोगवाह हमेशा दो होते हैं। कौन कौन से? अम और अह। विशेष तौर पे ध्यान रखिए, एक एक बात को सुनिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इसी प्रकार से पर्यावरण का हमारा जो सेकंड पार्ट बचा था वो भी आज आपको शाम तक मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं, जिसमें अतः, स्वतः, ये जो इसे क्या कहते हैं? वह विसर्ग, जो विसर्ग वाले होते हैं ये एक तरीके से क्या हो गए? आयोगवाह। अम, अह। आगत ध्वनि क्या होती है? विशेष तौर पर पूछी जाती है। जो शब्द अंग्रेजी भाषा के हिंदी में प्रयोग होते हैं उनमें आगत ध्वनि प्रयोग होती है, जो बदलते नहीं है, और चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को हिंदी में वैसा आप बोलोगे चिकित्सक बोलते हैं, लेकिन जब डॉक्टर लिखते हैं तो कोई परिवर्तन आता है। जैसे ये जो बिंदु होती है, ज्यादा बड़ी हो गई है वैसे, ये जो बिंदु होती है ये क्या कहलाती है? आगत ध्वनि वाले शब्द। ट्रॉफी और कॉफी, इनका अलग से कोई नाम है क्या? ट्रॉफी का अलग से नाम क्या होगा? पुरस्कार तो बोल नहीं सकते, पुरस्कार का मतलब होता है इनाम। तो जो ट्रॉफी होता है, कॉफी होता है, डॉक्टर होता है, इसे हम ऐसे जैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे इंग्लिश में होते हैं। अब मुंह खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जैसे ही मुंह खोलते हैं, विवृत का मतलब होता है ओपन करना या पूरी तरीके से खोलना। जिन स्वरों के उच्चारण में पूरा मुंह खुले वह क्या कहलाता है? विवृत। आ, जो आ शब्द का जो उच्चारण हो रहा है इसमें हमारा मुंह आप खुद महसूस करिएगा। एग्जाम में भी अगर आ जाए तो आप खुद महसूस कीजिएगा कि कौन सा शब्द ऐसा है जो मुंह खोल रहा है, पूरा मुंह खुलता है। तो आ, अकेला एक आ ऐसा शब्द है, आ ऐसा वर्ण है जिससे पूरा मुंह खुलता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे ले तो अर्धविवृत स्वर क्या होता है? जिसमें आधा मुंह खुला हो। अ, ए, खुद बोलकर महसूस कीजिए, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अ, ए, ओ और आ। इसी प्रकार से स्वरत क्या होता है? जिनमें लगभग मुंह बंद रहे, लगभग मुंह क्या रहे? बंद रहे। ई, उ। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो अर्ध स्वरत क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि जो मुंह होता है वो आधा बंद और आधा खुला रहता है। स्वरत में जैसे मुंह बंद रहता है तो इसमें हल्का सा खुला रहता है अर्ध स्वरत में। इसमें ए और ओ आप खुद बोलकर महसूस कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जीभ के द्वारा निकले हुए, इसमें भी आपको मैं ट्रिक बताने वाला हूं। अग्रस्वर, अग्रस्वर जो हमारे मतलब जीभ के अगले भाग से जो निकले, ई ए, आज को याद करने का। अग्र शब्द तो अग्री, ये जो ई है ये हो गया, और ए, जितने भी ई ए वाला अग्रीय है याद रखिए, इससे आपको अग्र शब्द का ई ए ऑटोमेटिक तरीके से निकलेगा। और मध्य स्वर क्या होता है? अ। मध्य स्वर क्या होता है? अ। इसमें याद करने का आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। और अ, ई ए, ये 5 प्रकार के शब्द हो गए। आप इनको छोड़कर जितने भी बचे वो क्या कहलाएंगे? पश्च स्वर। ठीक है, ठीक इसी प्रकार देखिए, इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट में और लास्ट में कवर करूंगा और उसको ही अच्छे से आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये हमेशा उलझाता है और वो बहुत मोस्ट आईएमपी होगा। उसे ध्यान सुनने के लिए प्लीज वीडियो देखते रहिए। पश्च स्वर, आ, उ, ओ। अब व्यंजन की बात की जाए
तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले शब्द वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। व्यंजन में जैसे हम मान लीजिए क, धन, अ। ये के गलत हो गया, टाइपिंग रात में करी थी यार 2 बजे, तो इसमें टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो जो क होता है तो क और अ शब्द से निकला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर ये स्वरों की सहायता है। देखिए ये जो क है, ये जो क है, इसके साथ जो स्वर है, कौन स्वर लगा हुआ है? अ। तो क और अ मिलकर क्या बन गया? क्या बना? क। ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे ले तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, ऊष्म, ठीक है, ये सब हम अभी देखते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होता है? जिनका उच्चारण होठ, कंठ, जीवा के स्पर्श से होता है। होठ, कंठ और जीवा। इसी प्रकार से हम अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम देखेंगे कंठ तालु, कंठ, ओष्ठ, जीवा, तालु, इनसे कौन कौन शब्द निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बैठता है और डेफिनेटली बैठेगा इस बार भी। तो स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिनका उच्चारण होठ, कंठ, जीवा के स्पर्श से होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 25, याद रखिएगा, 25 याद में करवाऊंगा आपको अभी। इनकी संख्या 25 है और इसमें 5 वर्ग, हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अगर पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं तो 5, और हर वर्ग में कितने वर्ण होते हैं तो 5। तो टोटल कितने होते हैं? 25। 5 × 5 = 25। ठीक है। ये क वर्ण, इसमें 5 वर्ण होते हैं। अब देखिए ये जो आपके सामने जो शो हो रहा है, हाँ, ये जो ड, इ, अण, न, म, ये मैंने अभी आपको क्या बताया था? हो गए पंचमाक्षर। 5 अक्षर अनुस्वार के जो बिंदी के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है। ड, च, ड, इ, न, ण, म, इनको मैंने अलग से हाईलाइट करके रखा। ठीक, इसी प्रकार से क, इनका कलर चेंज करके अलग से मैंने आपको बता दिया ये क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर। ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें तो क वर्ण में 5 वर्ण होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा। देखिए क वर्ण में कितने अक्षर होते हैं? 5 वर्ण। कौन कौन से? देखिए ये होता है क, च, ट, ट, प, ये हो गए 5 वर्ग। ठीक है। और इसी में ये जो 5 अक्षर है ये क्या कहलाएंगे? 5 पंचवर्ग। मतलब प्रत्येक वर्ग में 5 क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। देखिए हम देखते हैं क वर्ग है तो इसमें 5 वर्ण है। इसी प्रकार से ऐसे 5 और इस प्रकार से 5 मिला के पश्चिम हो जाते हैं। 5 × 5 = 25। तो क वर्ग में क की लाइन, च वर्ग में च की लाइन, ट वर्ग में ट की लाइन, ट वर्ग में ट की लाइन और प वर्ग में प की लाइन। और जो लास्ट तक है पंचमाक्षर है, याद हो जाएंगे। और ये जो उच्छिप्त है, अब इसमें आ जाता है कि उच्छिप्त की संख्या क्या हो, कितनी होती है? उच्छिप्त वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो उच्छिप्त वर्ण होते हैं 2। कौन कौन से? ड और ड, ये वाला ड है और एक ड ये वाला है। ठीक है, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। और अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जिसके उच्चारण में जीवा मुख के किसी भी भाग को पूर्णतः स्पर्श नहीं करती है। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। जो य, र, ल, व, आप य, र, ल, व जो होते हैं इसको ध्यान से रखिएगा कि जिसके उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को पूर्णतः स्पर्श करती है। जैसे यह बोले तो जीभ किसी भी भाग को, पूरे अंदर का जो मुंह होता है किसी भी भाग को, और चाहे तालु हो, चाहे ओष्ठ हो, चाहे जीवा हो, किसी को भी वो टच करे। जो जीवा होती है, आपकी जो जीभ होती है, वो किसी भी पार्ट को टच करके अगर कोई से वर्ण की उत्पत्ति करती है तो वो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व, य, र, ल, व बोल कर देखिए। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, अब आप बोलोगे सर कंफ्यूजन कैसे? कंफ्यूजन कि ऊष्म व्यंजन कैसे याद रखें, अंतस्थ व्यंजन कैसे याद रखें? तो ऊष्म व्यंजन भी मैं आपको बताता हूँ। ऊष्म व्यंजन, इसमें ऊष्मा गलत है। ऊष्म व्यंजन, इसके उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती। जब हम ये सब शब्दों का जब उपयोग करते हैं तो आजू बाजू से आप देखोगे तो रगड़ खा के हवा निकले। स आप खुद बोल के देखिए, ऑटोमेटिकली हवा का आदान प्रदान आपको लगेगा। स
स स और ह, जहां पर भी आपको ये स षटकोण का यहाँ पर भी है, देखिए षटकोण का यहाँ पर भी है और उष्मा भी षटकोण का है। जितने भी स वाले जितने भी शब्द होते हैं वो उष्म में आते हैं, क्योंकि उष्म में षटकोण का भी होता है। तो स स स